गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं ल्हासा की ओर के प्रश्न उत्तर। पिछली कक्षा में हमने ल्हासा की ओर पाठ के बारे में जाना था। अब उसके प्रश्न उत्तर के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश, भद्र अर्थात सज्जन वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो इसका आंसर सबसे पहला जो इसका पॉइंट आएगा वो आएगा संबंधों को महत्वपूर्णता। अब संबंध किसका था? सुमति, क्योंकि लेखक के साथ उनके दोस्त सुमति थे। सुमति की जान पहचान उस पूरे क्षेत्र में थी, इस कारण वो भिखमंगे के वेश में थे, तब भी उन्हें झोपड़े में सबसे अच्छा स्थान दिया गया और उनकी पूरी तरह से देखभाल की गई। लेकिन जब लेखक दूसरी बार आता है और वो सज्जन वस्त्र में आता है, अच्छे कपड़े पहनकर आता है, तो उसकी तो क्या होता है कि उसके साथ एक तो उसका दोस्त सुमति नहीं है, दूसरा कारण क्या था कि लेखक शाम के समय आता है और शाम के समय वहाँ के लोग छड़ अर्थात एक मदिरा पीकर होश में नहीं होते, जिनसे वो अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाते। इसी कारण सज्जन वेश में होने के बावजूद भी उसको उचित स्थान नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे क्या था कि वहाँ पर थोड़ला का जो स्थल था वो क्या था, 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था और एक खतरनाक क्षेत्र था, एक निर्जन स्थान था, निर्जन जहाँ पर कोई जन नहीं रहता। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी और ऊंची ऊंची पहाड़ी के कारण क्या था, सबसे बड़ी बात क्या थी कि वहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं था। यहाँ पे रहने वाले जो डाकू होते थे वो क्या करते थे, लोगों को पहले मारते थे, मारकर उन्हें लूट कर उनको फेंक देते थे। जो सरकार थी वो कानून पर पैसा खर्च नहीं करती थी, इस कारण वो निर्जन क्षेत्र में लोगों को मार देते थे। और निर्जन क्षेत्र में मारने का एक कारण यह भी था कि कोई गवाह उपलब्ध नहीं हो पाता था, तो वहाँ के लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में बंदूक रखा करते थे। इस प्रकार वहाँ पर जो यात्री थे उनको हमेशा अपनी मौत का भय बना रहता था। तीसरा प्रश्न करते हैं हम। लेखक लंडखोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो उसके दो कारण मुख्य रूप से निकल कर आए हैं। सबसे पहला कारण तो क्या था कि लेखक का जो घोड़ा था वो सुस्त था और बीमार था, तो वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। दूसरा कारण था कि जो लेखक था वो रास्ता भटक गया था और क्या हो गया था कि 5 किलोमीटर गलत रास्ते पर चल गया था, इस कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो जो लेखक का मित्र सुमति था वो अपने यजमानों के यहाँ हफ्ता भर रुक जाता था। लेखक इतने दिनों के ठहराव के कारण उसके यजमानों के यहाँ आने जाने से रोकता था, परंतु शेखर विहार में लेखक की यात्रा का जो एम था, जो वो लक्ष्य करके जिस यात्रा में आया था, वो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर बुद्ध वचन के जो अनुवाद थे उनकी उसको किताबें मिल गई थी और एक एक पोथी जो थी वो लगभग 15-15 शेर की थी। लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने से वंचित नहीं होना चाहता था, इसलिए सुमति के द्वारा यजमानों के यहाँ जाने के लिए पूछे जाने पर लेखक ने सुमति को इस बार रोका नहीं। अगला प्रश्न करते हैं हम। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी? सबसे पहली बात तो यही थी कि वहाँ पे क्या थे, नेपाल तिब्बत के ऊंचे ऊंचे बर्फीले खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा। और दूसरा क्या था कि जो डांडा ठोड़ला था वो सबसे खतरनाक खतरे की जगह थी, वहाँ पर जो डाकू थे वो इंसानों को मार दिया करते थे और मारने के बाद उनको लूटते थे। और तीसरी बात क्या थी कि वहाँ पर 1000 सफेद रंगे बर्फीले शिखर थे, जिससे क्या था कि जिन पर कोई हरियाली न थी। यहाँ के चढ़ाई वाले रास्ते थकान और टूटन बढ़ा देने वाले थे। थियरी के विशाल मैदानों में भयंकर बर्फीला वातावरण था। सुबह 10-11 बजे शरीर झुलसा देने वाली धूप पड़ती थी। साढ़े 2 बजे जब सूर्य सम्मुख होता तो ललाट तप उठता था और कंधे ठंडे हो जाते थे। इस प्रकार लेखक ने ऊंचे बर्फीले खतरनाक रास्तों में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को झेला, मतलब उसको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। एक आपने वो भी देखा था कि जब व्यक्ति जाता है तो वो रास्ता भूल जाता है, रास्ता भूल जाने के कारण वो 5 किलोमीटर गलत रास्ते पर चला जाता है, तो लेखक को अपना सामान खुद ढोना पड़ता है क्योंकि उसे वहाँ पे कोई कुली नहीं मिलता। तो लेखक ने काफी कठिनाइयों का वहाँ पर सामना किया। अगला प्रश्न है हमारा अब कि
प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वहाँ की सामाजिक स्थिति की, तो सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी। वो एक कृषि प्रधान देश था। वहाँ की जो औरतें थी वो पर्दा प्रथा नहीं करती थी। वे विनम्र एवं सभ्य स्वभाव व्यवहार के लोग थे। तिब्बत समाज में आतिथ्य सत्कार को महत्व दिया जाता था। जैसा कि बताया था आपको कि वहाँ पे कोई निम्न वर्ग का अधिकारी था, वो भी आसानी से किसी के घर में आ जाया करता था। और वहाँ की जो औरतें थी बिना रुके उन्हें बिना मना किए उनके अच्छे से उनकी चाय वगैरह उनके लिए बना दिया करती थी। और क्या था, तिब्बत समाज में भिक्षावृत्ति को है दृष्टि से देखा जाता है। तिब्बत समाज में पुरोहित यजमान व्यवस्था है। यजमान अपने पुरोहितों के प्रति श्रद्धा भक्तिभाव रखते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। तिब्बत समाज में बौद्ध भिक्षु की स्थिति किसी राजा से कम नहीं होती है। बौद्ध विहारों में अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ग्रंथों को सुरक्षित रखा गया था और जो उन्हें जीवन के दिग्दर्शिका है। यहाँ के अधिकतर लोग बौद्ध धर्मावलंबी हैं। और क्या था यहाँ पर, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई छुआछूत नहीं थी, जाति पाति का भेदभाव नहीं था। जो औरतें थी वो स्वतंत्रता प्रिय थी। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ का जो समाज था बहुत ही अच्छा समाज था, एक कृषि प्रधान समाज था। अगला है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, या लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, या पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका आंसर होगा पहला, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। अब है रचना अभिव्यक्ति की दृष्टि से